नमस्कार, दी वन इंडिया शो में आपका स्वागत है। आज एक बड़ी खबर देश की वायुसेना से जुड़ी है, क्योंकि एयर चीफ मार्शल ने वायुसेना में तेजस विमानों के शामिल होने में हो रही देरी पर जो बयान दिया है वो इस वक्त सुर्खियों में है। उनके बयान ने देश की सुरक्षा और वायुसेना की ताकत और उस ताकत से हो रहे समझौते पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि उन्हें विमान बनाने वाली कंपनी HAL पर भरोसा नहीं। कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि लड़ाकू विमान बनाने वाली सरकारी कंपनी करार के मुताबिक तेजस विमानों की डिलीवरी नहीं कर पा रही, और ये पहला मौका नहीं है जब डेडलाइन फॉलो नहीं हुई है। हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये देरी जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है HAL मिशन मोड में नहीं है। उन्हें फरवरी में 11 तेजस Mk1A विमान मिलने का वादा किया गया था, लेकिन एक अभी विमान तैयार नहीं है। हालांकि इस पर HAL ने भी जवाब दिया है और कहा कि ये देरी टेक्निकल कारणों से है, हम आलस या लापरवाही की वजह से देर नहीं कर रहे। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर वायुसेना अध्यक्ष ने इतना बड़ा और गंभीर बयान दे दिया, लेकिन फाइटर जेट्स मिलेंगे कब? और HAL कितनी कैपेबल है इस करार को पूरा करने में? और लड़ाकू विमानों की कमी की वजह से सेना की ताकत में हो रही कमी का जिम्मेदार कौन है? मतलब हाल यह है कि इस देश में वायुसेना चीफ की बात को गंभीरता से नहीं सुना जाता। और क्या वक्त आ गया है अब कि लड़ाकू विमान बनाने के मामले में प्राइवेट प्लेयर्स को भी शामिल किया जाए? तो आज इन्हीं सभी सवालों को इस वीडियो में, इस एनालिसिस में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए, इसकी गंभीरता को समझने के लिए और इसका इम्पैक्ट वायुसेना के लिहाज से, देश की सुरक्षा के लिहाज से, वायुसेना की मजबूती के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कहां पर लूप होल्स हैं, इस पर हम बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमने बुलाया है। हमारे साथ रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल कपिल काग जी आज आ गए हैं पैनल में। आप सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर भी रह चुके हैं। मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच भी हमारे साथ मौजूद हैं आज इस पैनल पे बात करने के लिए। आप इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ आज इस चर्चा में। शुरुआत यहाँ पर काक सर मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। देखिए, 3-4 जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए उसको हाईलाइट कर रही हूँ। एयर चीफ मार्शल का ये कहना कि हमें इस सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है। वादा था फरवरी में 11 विमान मिलेंगे, लेकिन मिले नहीं। ये बुरी बात है। HAL में चीजें मिशन मोड में नहीं चल रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमें HAL पर भरोसा ही नहीं है। तो विमानों के मिलने में ये देरी और जो आपका पूरा बेड़ा होना चाहिए उसमें जो कमी है, उसको लेकर एयर मार्शल की ये जो नाराजगी है, नाराजगी तो पूरे देश ने देख ली, लेकिन कितनी गंभीरता से इसे लिए जाने की जरूरत है और आप कहां पर कमी देख रहे हैं सर? देखिए मीनाक्षी, जो एयर चीफ मार्शल वायुसेना के अध्यक्ष हैं, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये कहना जो हमने आज तक सुना है, कम से कम पिछले 5 एयर चीफ्स ने कहते आ रहे हैं। 5 एयर चीफ्स पब्लिक डोमेन में, क्योंकि भारत की वायुसेना की जो शक्ति है उसका सेंटर पीस पिछले इतनी दशकों से प्लान किया हुआ है कि ये तेजस पे होगा। बड़े गर्व की बात है कि भारत एक देश है, ये मैं आपके व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ। मैं खुद बहुत ही गर्व से ये बात कह रहा हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जिसने फोर्थ जनरेशन का एक हल्का लड़ाकू विमान खुद से बनाया है। हाँ, थोड़ी मदद इधर उधर से हुई है, मगर ये एक आत्मनिर्भरता का एक पहलू है जो सारे विश्व को एक सिग्नल किया है। मगर जो चीफ साहब कह रहे हैं, वो चीफ साहब जो इस प्रोग्राम में पिछले 20 साल से लगे हुए हैं। चीफ तो अभी बने हैं, 1 साल भी नहीं हुआ है। तो वो टेस्टिंग का, इवैल्यूएशन का, डेवलपमेंट का, ये हर एक छोटा छोटा जो इसका डेवलपमेंट का पैरामीटर्स है वो देखते आ रहे हैं, निगरानी रखते आ रहे हैं, और उस पर उनकी खुद की भूमिका बहुत ही अहम रही है। तो अगर उनकी नाराज़गी है, अगर वो भरोसे की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर साल हमारे लड़ाकू विमानों की जो संख्या है, जैसे कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, और इंडक्शन जो है वो हो नहीं रहा है। ना तो बाहर से खरीदे जा रहे हैं। लास्ट परचेज तो हमारा रफाइल का था,
जो कि रिक्वायरमेंट भारतीय वायुसेना ने और भारत सरकार ने 7 साल 2007 से 2014 पे उसको बिल्कुल लगते रहे और कहे कि ये फाइनली ये निर्णय लिया गया कि 126 विमान खरीदे जाएंगे। मगर 2015 में भारत सरकार ने यूनिलैटरली ये फैसला ले लिया कि ये 126 नहीं, हम सिर्फ 36 विमान खरीदेंगे। 10 साल हुए हैं। आप समझे ना मेरी बात? तो अब जी कोई सवाल पूछे ये 90 जहाज कहाँ से आएंगे? अगर वो आत्मनिर्भरता से आएंगे तो वो हुआ नहीं है। जो 40 विमान, वो खुद ही कह रहे हैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, मेरे पास 40 विमान आए इतने सालों के बाद, 20 सालों के बाद, और वो भी पूरी तरह से विमान जो लड़ाकू विमान हैं पूरे नहीं है। 20 जो है वो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस से दिया गया है, मतलब वो फुल्ली फिट नहीं है। फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के 20 विमान हैं, मगर जो असली विमान है वो तेजस मार्क 1A है, जिस पे कहा गया था पिछले 2023 में अनंत कृष्णन चेयरमैन एचएएल थे, उन्होंने कहा था कि फरवरी 2024 में हम आपको 11 विमान देंगे। उस पर ही इन्होंने चर्चा की अब, और अब 1 साल हो गया है, वो 11 विमान अभी भी नहीं आए। अब कहा जा रहा है कि वो आएंगे। इसमें काफ़ी मुश्किलें थी, कठिनाइयाँ थी। इंजन जो है GE404, इसका जो इंजन है वो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बनाती है। कॉन्ट्रैक्ट उसका एग्रीमेंट समझौता हुआ था, लिखित एग्रीमेंट हुआ था कि 99 वो इंजन आएंगे भारत में, मगर वो उन्होंने अपने वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से GE404 आए नहीं। तो अब उसमें कुछ प्रेशर बनाया गया है ट्रंप सरकार से पहले भी बाइडेन सरकार पे कि वो इंजन दे दीजिएगा। ये एक छोटी सी बात है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है ये वो है कि अगर तेजस में मुश्किल आएगी, अगर उसके इंजन नहीं आते हैं, मार्क 1A तो बिल्कुल स्लाइड बैक होगा। इसका जो फॉलो ऑन लड़ाकू विमान है मार्क 2, जिसका GE414 इंजन होगा, उस पे भी उसका एक तरीके का दबाव लगेगा, वो भी नकारात्मक दबाव होगा। और उसके बाद जो अमका है, अमका में भी पहले जो कुछ विमान होंगे वो 414 से होंगे। तो मतलब पूरे का पूरा जो कार्यक्रम है अगले 20-25 साल का वो ठप हो जाएगा, अगर इसकी प्रोग्रेस नहीं रही जैसे चीफ साहब कह रहे हैं, और वो प्रोग्रेस हुई नहीं है। ये संक्षेप में इतना कहना चाहता हूँ। मैंने काफी बात की है, अब जी आप पे छोड़ते हैं। जी मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच, देखिए जो बात अभी यहाँ पर सर ने इतने डिटेल में समझाई है, उसमें जो सेकंड पॉइंट आया वहां पर ज्यादा चुनौती, या मैं ये कह लूं कि एक कंसर्न, कम से कम गंभीर कंसर्न दिखाई देता है। और जितनी रिपोर्ट्स इस वक्त मैं देख रही हूँ लगातार, मौजूदा सुरक्षा के लिहाज से भी भारतीय वायुसेना में 42 फाइटर स्क्वाड्रन की बजाय अभी सिर्फ 31 से ही काम चल रहा है, और 31 से 42 करने में 15 साल का वक्त लग जाएगा। तो अभी यहाँ पर दो तरह की चुनौती है। एक तो ये कि आपको फाइटर जेट्स की जरूरत है, जो कमी हो रही है, और दूसरी बात ये कि आपको दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम भी रखनी करनी है। तो ये जो टाइम पीरियड है, जो चैलेंजिंग अब रहने वाला है कि आप कैसे इस समय सीमा में उसे पूरा करेंगे। अब एचएएल की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जल्दी इसे पूरा करेंगे, लेकिन जल्दी पूरा करेंगे ये तो एक बड़ी मतलब जेनरिक सी बात है। एक जेनरिक स्टेटमेंट, जब कहीं पर कोई कमी दिखाई देती है और कोई उस कमी को हाईलाइट कर दे तो सामने से कहा जाता है कि नहीं जी हम इस पे काम कर रहे हैं, इसको हम फौरन आगे देखेंगे। लेकिन ये कितना प्रैक्टिकल है और क्या ये कंप्लीट हो पाएगा इस समय सीमा में, ये इस वक्त एक बड़ा सवाल है सर। मीनाक्षी, देखिए, जो वायुसेना अध्यक्ष ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही की है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की है, उनकी जिम्मेवारी पूरे हमारे एयर स्पेस सेक्टर को प्रोटेक्ट करने की है। और जो वो जिस प्रकार से उन्होंने अपने जिस प्रकार से उन्होंने ये प्रॉब्लम आगे किया है, मैं समझता हूँ ये टाइमिंग भी सही है, क्योंकि जब तक आप लोगों को हिलाओगे नहीं,
आगे प्रोग्रेस होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम मैं समझता हूँ बिल्कुल HAL के ऊपर ही है। HAL कुछ भी बोले, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके साइंटिस्ट या उनके इंजीनियर्स वगैरह में उनमें कोई कमी पेशी है, लेकिन HAL एज एन ऑर्गेनाइजेशन जब हम बात करते हैं उसकी कैपेसिटी डिलीवर करने के लिए नहीं है। और इसीलिए इस इस ऑर्गेनाइजेशन को किस प्रकार से दुरुस्त किया जाए वो मुझे लगता है आगे चैलेंज है, प्रॉब्लम है। अभी एयर मार्शल काक साहब ने बताया इंजन की बात की है। मैं मानता हूं कि अमेरिका के से इंजन GE404 इंजन आने थे, वो नहीं आए, वो किसी कारण से देर हो चुकी है। लेकिन अगर वो आ भी जाते, मुझे वो भरोसा नहीं है कि हाल अपने टाइम पे फिर भी डिलीवरी कर दे। हाल की डिलीवरी का प्रॉब्लम अभी से नहीं है। अगर आप हाल का रिकॉर्ड पिछले 40 वर्षों से देखो तो एक प्रोडक्ट मुझे बता दीजिए हाल का जो टाइम पे डिलीवर हुआ है, वो नहीं दिखा सकते हैं। हाल ऑर्डर ले लेता है, प्रॉमिस करता है, लेकिन उसके बाद जाके डिलीवरी नहीं होती है। ये मुझे लगता है एक प्रॉब्लम है जिसको हल करने की आवश्यकता है। इसीलिए जो मेरा अपना, अगर हम सोल्यूशन की तौर पर जाएं और आगे क्या करने की ज़रूरत है, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। कोई 8 साल पहले जब मनोहर पर्रिकर साहब रक्षा मंत्री थे, 2-3 साल वो रक्षा मंत्री रहे, उसके बाद गोवा जाना पड़ा उनको, तब उनके साथ जी। एक मीटिंग में जब हमने बातचीत की थी और तेजस की ही बात हो रही थी उस समय पर, तो उन्होंने कहा कि हम एक नई फैक्ट्री बनाएंगे और तेजस का प्रोडक्शन जो है वो डबल हो जाएगा। देखिए फैक्ट्री तो बन गई है, 8 से फिर 16 बनने की वो संख्या थी, अभी बोलते हैं कि 24 बन जाएंगी, अभी चौथी फैक्ट्री भी बन रही है। लेकिन जो तरक्की होना चाहिए हवाई जहाज बनाने की वो मैंने देखी नहीं है। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशनली कोई प्रॉब्लम है हाल के अंदर में। इसीलिए 2 चीजें मैं समझता हूं बहुत जरूरी है करने के लिए। एक, जब तक आप सिविलियन सेक्टर को अंदर बीच में ना डालेंगे, ये पब्लिक सेक्टर है, ये पब्लिक सेक्टर हाल, इससे कोई उस प्रकार की मैं उम्मीद नहीं रख सकता हूं। अभी कई लोग, इससे पहले भी मैं किसी प्रोग्राम में था और उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप प्राइवेट प्लेयर को लिया देंगे तो वो सिक्योरिटी के लिहाज से प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता जी। हूं कि दुनिया में 25 सबसे बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरर जो है पूरे विश्व में, नंबर 1 से आप गिनती करें और 25 तक जाएं, वो सब विदेशी है और सब प्राइवेट कंट्रैक्टर हैं। अगर अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं होता है प्राइवेट कंट्रैक्टर से और यूरोपियन देशों को नहीं होता है, तो मुझे समझ नहीं आती है कि भारत को क्यों होता है। आपको प्राइवेट प्लेयर्स को लाना पड़ेगा इस फील्ड पे, ताकि हाल के ऊपर कंपटीशन हो या हाल उसके साथ जॉइंट वेंचर करके आगे काम करे। अकेला उनसे नहीं होगा। इस समय पर भी हाल्स की ऑर्डर बुक जो है वो पूरी भरी हुई है और अगले 15 साल तक वो ऑर्डर नहीं ले सकता है। तो जरूरी बात है, हमको नए प्लेयर्स इसमें लाने की आवश्यकता है। ये तो एक सर आप एक थोड़ी सी मैं बहुत, एक हाँ, छोटा सा कमेंट ऐड करना चाह रही हूँ, उसको भी आप शामिल करके फिर अपने अपने वक्तव्य को कंप्लीट करिएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार हैल इस देरी का जिम्मेदार 98 में हुए परमाणु परीक्षण के बाद लगे हुए जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसको भी बता रहे हैं। और जो वायुसेना प्रमुख ने आपत्ति जताई उसके बाद HAL की जो CMD है DK सुनील, उन्होंने ये कहा है, मैं उनका कोट पढ़ रही हूँ आपके लिए। मैं आपको बताता हूँ, आप जानते हैं कि हम मतलब एज इन भारत हमारे 98 में हुए परमाणु परीक्षण के बाद से प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं और ऐसे में हमें शुरुआत से चीजें तैयार करनी होती है और इसमें काफी मेहनत लग गई। देरी की वजह आप आलस नहीं कह सकते। और वायुसेना प्रमुख का भी जो स्टेटमेंट आया, रक्षा मंत्री ने जब प्रेज किया है उसके बाद एक दिन बाद वायुसेना प्रमुख का ये स्टेटमेंट आना, ये जो टाइमिंग है और ये जो एक के बाद एक ये 3 स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताए सर, इसे किस तरह से देखना चाहिए? नहीं देखिए, ये जो हेल्थ चेयरमैन ने, सुनील साहब ने कहा कि आलसी की बात नहीं है, मैं मानता हूँ इसमें आलस का प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो चेयरमैन है और उसके नीचे जो इंजीनियर्स काम करते हैं उनमें कोई कमी नहीं है, वो पूरी तरह से अपनी मेहनत कर रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशनल है। ये जो जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी चलती है और वो काम होते हैं, उस आप कुछ भी कर लो वो तेजी नहीं आ सकती है। आपको वर्किंग प्रोसीजर्स, मेथोडोलॉजी, जिस प्रकार से आप काम करते हो वो करना पड़ेगा। नंबर 2, जब वायुसेना अध्यक्ष ने ये बात कही, आपने देखा होगा वो कॉकपिट में बैठे थे, अभी आप ये तस्वीर में साफ दिख रहा है, और वैसे पूछा गया उनको, ये प्लान स्टेटमेंट नहीं था, वो एक
एक तरफ से ये क्रिटिसिज्म नहीं है हाल के लिए, वो उनका इंटेंट बिल्कुल नहीं है कि वो कह रहे हैं कि हाल कुछ काम नहीं कर रहा वगैरह। वो सिर्फ अपनी जिम्मेवारी बता रहे हैं कि देखिए मैं वायुसेना का अध्यक्ष हूं। अगर आप उसकी बातों को तोड़ के देखेंगे, एक वो कहते हैं कि आई एम द एयर चीफ, मैं वायुसेना अध्यक्ष हूं, मेरी ये जिम्मेवारी है, मैं एयरफोर्स को रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं देश के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तभी निभा सकता हूं कि जब जो हमारे एयरक्राफ्ट जो हमको प्रॉमिस किए गए हैं, आपने वायदा किया है वो मिलेंगे, वो आपके पास होंगे, वो मेरे पास मिले नहीं है, इसलिए मैं अपना वायदा कराने में हमको प्रॉब्लम होगी। उसने भी अपने जो पूरे इंडियन एयरफोर्स को जवाब उसके वो अपने अध्यक्ष से ही मांगेंगे, मुझसे तो मांगेंगे नहीं वो, राइट। और देश अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो देश भी उन्हीं के ऊपर उंगली उठाएगा। उस समय पर कोई नहीं बोलेगा कि यार डीआरडीओ ने ये किया, हाल ने ये किया, ये वो किया। जिम्मेवारी उनकी है और उन्होंने साफ कह दिया ये हमको चाहिए। तो इसको करने के लिए इस समय पर नहीं है। हाल कुछ भी बोले, प्रॉब्लम्स हाल के अंदर है, उनकी डिलीवरी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में है, वर्किंग मैकेनिज्म में है, और इसको पूरी तरह से रीऑर्गेनाइजेशन और रीहैश करने की आवश्यकता है ताकि डिसीजन मेकिंग जो है वो तेजी से हो सके। और जो हाल चेयरमैन है उसके पास उस प्रकार से पावर्स हो कि ब्यूरोक्रेसी के अंडर नहीं आना चाहिए उसको। जिस प्रकार से इसरो काम करती है डायरेक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सीधे पीएमओ के अंदर काम करती है इसरो, उसी प्रकार से मुझे लगता है ये जो हमारे डीआरडीओ और बाकी महकमे हैं इनको भी उसी दर्जे पर लाना चाहिए ताकि उनकी कमांड और कंट्रोल और इतनी स्ट्रीमलाइन हो जाए कि वो अपना काम तेजी से कर सके। नहीं तो ये प्रॉब्लम्स, बेशक एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब ने ये बात कही है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है जब तक फंडामेंटल चीजें को आप दुरुस्त नहीं करोगे। मीनाक्षी जी। जी, एयर मार्शल कपिलकांत जी, मैं अब आपका रिस्पांस चाहूंगी सर इस पॉइंट पर। देखिए अभी जो परिस्थिति है वहां पर, जिस तरह से मिग 21, मिग 27 और जैगुआर जैसे जो पुराने लड़ाकू विमान हैं उनको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के तहत हटाए जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल पावर है, जिसमें आपके पास जितने प्रॉमिस्ड एयरक्राफ्ट हैं, जितनी आपकी जरूरत है क्षमता के हिसाब से जो होना चाहिए आपके पास, वो नहीं है, तो उस पर वायुसेना अध्यक्ष की नाराजगी या उनका कंसर्न वाजिब है। लेकिन सर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अब जब उन्होंने उनका ये स्टेटमेंट लगभग सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है, हम भी इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, इसे इंटरनली सिस्टम में किस तरह से लिया जा रहा है, इस पर क्या कदम अब आगे उठाए जा सकते हैं? एयर चीफ मार्शल का ये बयान देना बहुत बड़ी बात है भारतीय वायुसेना की ताकत के लिहाज से भी। तो रक्षा मंत्रालय के भीतर इसका क्या रिएक्शन होगा, रिस्पांस होगा, पीएमओ के लिहाज से क्या रिस्पांस होगा? अब आपने तो सिस्टम को करीब से देखा है, आई नो बहुत सारी चीजें शायद आप नहीं भी शेयर करेंगे, लेकिन फिर भी जो अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर पाए कि ऐसे समय पर आगे फिर क्या प्रोसीजर रहते हैं और कैसे कदम उठाए जाते हैं। देखिए, जनरल ध्रुव कटोच साहब ने आपके लिए सामने, आपके दर्शकों के सामने सारे इश्यूज जो इसमें हैं उन पर काफ़ी बहस की है। मैं दोहराऊंगा नहीं जो उन्होंने कहा है, मगर पहली बात जिस पे हमने अभी तक कोई जिक्र नहीं किया है वो ये है कि चीन और पाकिस्तान का जो नेक्सस है हमारे देश के लिए रक्षा और रणनीति की एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को इफ़ेक्टिवली सामना करने के लिए, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, इंडियन एयरफोर्स जो एक स्वॉर्ड आर्म है, मल्टी डोमेन वॉरफेयर, साइबर, ये उधर उधर की बातें की जाती हैं, मगर जब कुछ होता है तो सारी की सारे बुनियादी जिम्मेवारी इनिशियल पीरियड पे जब क्राइसिस होता है वो वायुसेना पे आता है। तो अगर एपी सिंह साहब नाराज हैं, दुखी लग रहे हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का जो हीमोग्लोबिन है, जो रक्त की ताकती मानी जाती है, वो हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया है। इतना कम हो गया है कि अगर अब आप ब्लड ट्रांसफ्यूशन भी करें तो काम नहीं चलेगा, इतनी गंभीर स्थिति है। आपने और ध्रुव साहब ने अभी कहा कि
एपी सिंह साहब ने चीफ की हैसियत से ये बात की है। आप अपने डॉक्यूमेंटेशन देखिए, जब ये वाइस चीफ थे, अभी चीफ बने भी नहीं थे, यही बात की थी। जैसे मैंने कहा पहले भी आपको कि ये इन प्रोग्राम के साथ आत्मनिर्भरता, जो वायु क्षेत्र की आत्मनिर्भरता है, उससे साल ये बिल्कुल नजदीकी से 20 साल से लगे हुए हैं, मगर कुछ हुआ नहीं है। ये काम जो है वायुसेना की क्षमता, संख्या ही नहीं मगर क्वालिटी भी, जो इनेबलर्स हैं, जो रिफ्यूलर्स हैं, वायु उड़ान में जो रिफ्यूलिंग होनी है वो नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए आपके एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम पिछले 15 साल से सरकार से कहती आ रही है कि ये ले आइए। आप समझे ना मेरी बात। और जब सरकार को रक्षा के लिए थोड़ा सा खर्चा और करना था, वो हुआ ही नहीं है। मैंने आज ही कुछ चैनल्स में बताया है, जब चीन के साथ युद्ध 62 में हुई थी, उस वक्त विकास दर की परसेंटेज हमारी रक्षा के लिए 1.59% था। उसके बाद उसको 3.1% अगले 30 साल वो चालू रहा। मगर हम देख रहे हैं कि पिछले 10-20 साल में ये 3.1% से 1.59, 1.6 वहाँ पहुँचा है। रक्षा को जितना खर्चा करना है वो उसकी आवश्यकता है। डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो खर्चा 1% होना चाहिए जीडीपी का, वो अब आ गया है, वो कम से कम 2-3% होना चाहिए। वो असली आत्मनिर्भरता है जब आप डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट करें। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर का मुद्दा है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ ध्रुव साहब के साथ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जान है। ये कहना कि ये कॉन्फिडेंशियल क्लॉज है, बिल्कुल बेबुनियादी है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक सेक्टर जो है वो परमाणु शस्त्रों की पनडुब्बी है। उसका रिएक्टर प्राइवेट सेक्टर में बना है, प्राइवेट कंपनी ने बनाया। तो मैं समझता हूँ हमने कोई गंभीरता से इस मुद्दे को अपनाया नहीं है। मैं किसी को दोषी ठहराने नहीं चाहता, क्योंकि ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। अगर आपकी रक्षा और रणनीति की कमजोरियां आपके सामने दिख रही हैं, अब किसी को कहने की जरूरत नहीं है 5 साल पहले ईस्टर्न लद्दाख में क्या हुआ और हमने क्या कहा। कोई नहीं आया, अभी भी खड़े हैं वो वहां पे। 1959 की लाइन जो क्लेम लाइन है वहां बैठे हुए हैं, और बफर जोन हमारे एरियाज में लगा दिए हैं, और हम कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। तो ये जब तक ये सीरियसली मुद्दा नहीं लिया जाएगा, सारे ऊपर के स्तर पे टॉप लीडरशिप, एपेक्स लीडरशिप, ध्रुव साहब से मैं जैसे पहले कहा था कि सहमत हूँ, सीरियसली लिया नहीं जाएगा। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, मिशन मोड। अगर प्रधानमंत्री हर एक बड़े बड़े कार्यक्रम में मिशन मोड ले लेते हैं, मुझे राजनाथ जी से पूछना है वो क्यों नहीं ले रहे हैं। वो एक दिन कुछ बात कर रहे हैं जहां इतनी गंभीरता की प्रॉब्लम है, वहां वो कह रहे हैं कि कहीं कुछ अच्छा हुआ है। हमारा उन जो क्षेत्र उनके अंदर है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, वहां कमजोरियां हैं। उनके चीफ चिल्ला के पिछले 7 महीनों से कहते आ रहे हैं, कोई नहीं कहता है। आज बात नहीं हुई है, सेंटर ऑफ एयर पावर स्टडीज के एक सेमिनार में मैं मौजूद था, वहां पे चीफ ने वही बात दोहराई। अब ऐसा है कि गले पे पहुंचा है, ये तकलीफ इतनी गंभीर है, अब आप सांस नहीं ले पाएंगे वायुसेना में। एक तरीका तो जनरल तरीका है जिससे ध्रुव कटोच साहब ने कहा है, हाँ हमें ये करना चाहिए, वो हम तो फिर 20 साल से ये भी कहते आ रहे हैं, मैं भी कहता आ रहा हूँ इसी टेलीविजन सेट्स पे, मगर कुछ हो नहीं रहा है। तो अब क्या होना चाहिए मुझे बताइए ना। क्या हमारे देश पे आक्रमण होना चाहिए और हमें एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट मिले,
तब हम जागेंगे। और जैसे मैंने 62 की बात की, फिर हम डिफेंस का खर्चा 1.59% से 3.1% एक साल में बढ़ा दिया, एक साल में। यहां तो 20 साल की बात कर रहे हैं। जब तक इसको आप मिशन मोड में नहीं लेंगे। अब सरकार ने किया क्या, इसका मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं। जब सबसे बड़ी गंभीर बात हो और कुछ करना नहीं हो, एक कमेटी बनाई गई है। पिछली बार जब वायुसेना के अध्यक्ष ने बात की थी, तो रक्षा मंत्रालय ने कमेटी बनाई है। ये कमेटी हमें बताए कि मुश्किलें क्या हैं एयरफोर्स की, कहाँ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस टाइम फ्रेम में कैसा चाहिए, तकनीक कैसी चाहिए, कैसे और पॉलिसियां नीतियां कैसी बनानी है। ये सरकार ने रिस्पॉन्स दिखाई है। मुझे लगता है, मजाकिया कह रहा हूँ आपसे, शायद एक और कमेटी बनाएगी कि अब इन्होंने जो बात की है इस पे भी बता दीजिए क्या करना चाहिए। मैं आपसे और दर्शकों से माफी चाहता हूं, क्योंकि मैंने 40 साल एयरफोर्स में काटे हैं। इसी लापरवाही से जैसे एयरफोर्स के मामलों की बिल्कुल केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, मैं तो बहुत ही अफसोसनाक हूँ। मैंने जी 2 सर, जंगों आप में भाग एक लिया। 65 की डेकोरेटेड जंग में, ऑफिसर मैंने रहे हैं 71 और आपने में जंग में मैं बमबारी की मैं है। भी चाहूंगी सर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, आपको ये कहना पड़े कि माफी जैसे शब्दों का मतलब कम से कम मैं एटलीस्ट इस बातचीत में ही कह सकती हूँ। और आप जो कंसर्न जता रहे हैं, इनफैक्ट हमारे सवाल उसके आगे छोटे पड़ गए, क्योंकि जिस अनुभव के साथ और जिस बैकग्राउंड के साथ और जिस संजीदगी के साथ आपने उन बिंदुओं को हाईलाइट किया है, यहाँ पर किसी की निजी आलोचना मुद्दा नहीं है, या वो ये देश की वायुसेना और वायुसेना के मामलों और उनकी शक्ति से और देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है। और अगर वो प्राइम कंसर्न में, प्रायोरिटी में इस वक्त नहीं दिखाई दे रही है, बीते इतने सालों से जो कंसर्न्स जाहिर किए गए एक के बाद एक के बाद एक, और अगर वो नहीं हाईलाइट हो रहे हैं या अगर उन पर काम नहीं हो रहा है, तो अब भी नहीं होगा तो कब होगा? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ध्रुव कटोच साहब, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे सर? देखिए, जो एयर मार्शल कपिल काक साहब ने कहा और जो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है, यही बात मैं बहुत सालों से तमाम एयरफोर्स के अफसरों से सुन रहा हूँ। ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 40 सालों से चल रही है। और इसका प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे, जैसे मैंने आपको मीनाक्षी जी शुरू में बताया, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, उनका प्रॉब्लम नहीं है ये। तो मैं हाल के जो कर्मचारी हैं, जो उनके चेयरमैन हैं, बाकी है, मैं ये नहीं बोलता कि ये उनकी गलती है या उनकी कमी पेशी है। मैं फिर से बोलता हूँ, हमारा जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, प्रॉब्लम उधर है। जिस प्रकार से हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हैं, वहाँ पर मुझे लगता है बहुत कमी पेशी है। जो जिस प्रकार से लीडरशिप का रोल निभाना चाहिए, जिस प्रकार से जो बाबू उधर लगाए गए हैं, वो मुझे लगता है इसमें तब्दीली करने की आवश्यकता है। अभी एक चीज़ मैं जी आपको बताऊं, इसी सरकार ने एक बड़ा मेजर रिफॉर्म किया है। जो भारत के 39 या 40 डिफेंस ऑर्डिनेंस डिफेंस फैक्ट्रीज थी, उन सबको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ख़त्म करके 7 या 8 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बना दिए। ये एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन अभी तक इसको और आगे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें से कई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको प्राइवेटाइज करने की भी आवश्यकता है। लेकिन बहुत रेजिस्टेंस होता है ग्राउंड लेवल पर। जो यूनियंस वगैरह हैं, बहुत रेजिस्ट करती हैं कोई भी रिफॉर्म करने के लिए। और अगर आप हाल को रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, आप देखोगे जो उनके यूनियंस बने हैं, वो इसको रेजिस्ट करेंगे, बोलते नहीं साहब हमको ये नहीं चाहिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को अंदर लाना चाहते हैं, वही रेजिस्टेंस आ जाएगा। और ये जितनी भी सरकारें आई हैं, उनके लिए ये चैलेंज रहा है कि अगर आपने रिफॉर्म करना है, तो यूनियंस का भी सामना करना पड़ता है और वोट बैंक के ऊपर भी असर पड़ता है। ये कार्य ये रिफॉर्म शुरुआत की है बीजेपी सरकार ने कुछ साल पहले, जब ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज खत्म कर दी। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था ये। अभी मुझे लगता है 2 रिफॉर्म और करने की आवश्यकता है। एक, प्राइवेट सेक्टर को, मैं मानता हूं सरकार प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी हद तक ले आई है। मुझे लगता है इसको जितना लाइए और इसको और लाने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की जो पार्टनरशिप है,
वो कम से कम 50-50 बेसिस पे ऊपर होना चाहिए, या प्राइवेट सेक्टर 75 और पब्लिक सेक्टर 25, कुछ इस प्रकार का रेशियो बनना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर हमारा बहुत मजबूत चाहिए, ये तो है नंबर एक। दूसरा, जो कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं हाल के और बाकी डीआरडीओ वगैरह में, इसकी जो कंट्रोल है, मुझे नहीं लगता है कि ये जो हमारे आईएएस के बाबू हैं वहाँ पर आपने उनको उधर लगा दिया है कंट्रोल के ऊपर, वो बात बनने वाली नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एयरफोर्स के या आर्मी के लोग उधर लगाएं, अभी ये बिजनेस मॉडल के ऊपर चलाओ, आप प्राइवेट सेक्टर के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं आप उनको लाओ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वो जो लोग हैं जो 10-15 करोड़ रुपए साल में कमाते हैं, वो 3 साल अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार हैं। वो इस लो वेजेस पे आने के लिए, जो सरकारी पे वेजेस है, 3 साल अपनी वो उधर करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो तब होगा जब आप इसका जो लीडरशिप मॉडल है, जो कंट्रोल मॉडल है, वो उसको चेंज कर दें, और डिसीजन मेकिंग जिस प्रकार से होती है वो चेंज करने की ज़रूरत है। नहीं तो हम बात करते रहेंगे, वो प्रॉब्लम उधर है, लोगों में प्रॉब्लम नहीं है। हमारे एयरफोर्स के पायलट्स दुनिया में सबसे अच्छे माने जाते हैं, हमारे साइंटिस्ट दुनिया में सबसे अच्छे माने जाते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों? ये प्रॉब्लम क्योंकि हमारे जो स्ट्रक्चर्स जो 1947 से बने हुए हैं, इनमें अभी तब्दीली नहीं आई है। और जब तक आप उस चीज़ों को, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, आगे जाके चेंज करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। और मुझे लगता है कि अभी जो वायुसेना अध्यक्ष ने ये बात कह दी है, मुझे लगता है कि पूरे देश में इसकी चर्चा होगी, और जो हम रिफॉर्म्स चाहते हैं, मुझे लगता है अभी हम आगे वाले दिनों में ये रिफॉर्म्स हमको देखने के लिए मिलेंगे। मीनाक्षी जी। जी। मुझे लगता है सर, जितने पॉइंट्स अभी हाईलाइट हुए हैं उसमें हमारे दर्शकों ने भी काफी बेहतरी से इसको समझा होगा कि कहाँ जब ये बयान दिया गया है, बयान दिया नहीं उन्होंने, हालांकि एक आउट ऑफ कंसर्न एक बात निकली है, लेकिन अब इसका कम से कम इम्पैक्ट एक्शन के रूप में दिखाई दे तो फिर देश के लिए भी बेहतर होगा, वायुसेना के लिए भी बेहतर होगा। थैंक यू सो मच सर, आपका हमें समय देने के लिए और अपने अनुभव के साथ इस विषय को हमारे लिए डिकोड करने के लिए बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते।